Hello students, again I am here with my video part 8 chapter 1 class 10th, the rise of nationalism in Europe. In the previous video I talked about the hunger, hardship and the famous revolt, in which the whole Europe was facing the problem of poverty and unemployment and starving peasants. Means किसान भी विद्रोह कर रहे थे, unemployment was there, बेरोजगारी थी and poverty was there because everywhere unsatisfaction was there. लोग कहीं भी संतुष्ट नहीं थे. After that the period came 1848, the revolution of the liberals, जिसमें उदारवादियों ने क्रांति शुरू की because they were also not satisfied. Now we will discuss about the points in this topic. First point is parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasant and workers in many European countries in the year 1848. Means इसी के समांतर. So in this point we came to know that जो भी विद्रोह हुए थे पिछले जितने भी समय में या जितना भी हमने पढ़ाया उसमें जितने विद्रोह हुए उसके समानांतर अगर हम इस परिस्थितियों को देखें तो इसमें भी गरीब, बेरोजगार और स्टार्विंग पीजेंट यानी वो किसान जो कि संघर्ष कर रहे थे एंड वर्कर्स और मजदूर इन यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोप के देशों में इन द ईयर 1848 की वो साल जो कि 1848 का था. अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड, एक क्रांति हुई और इसकी जो अध्यक्षता की इसका जिन रिवॉल्यूशन को जिसने संभाला उसमें मध्यम वर्गीय लोग थे जिसमें आपके टीचर्स भी आ जाते, प्रोफेशनल लोग भी थे, लॉयर्स भी थे, टीचर्स थे. So these types of people engage in the revolution. And next topic is point is events of February, यानी फरवरी में भी कुछ घटनाएं घटी 1848 में. कहाँ पे? फ्रांस में. had brought about the abdiction of the monarchy, यानी 1848 में एक तरह से लोगों ने जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, उसको एकदम से खत्म करने का फैसला किया. लोगों ने उसको एकदम से स्वीकारा नहीं. एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, मीन्स एक गणतंत्र की ऐसी स्थापना हुई जिसमें कि पुरुषों को अधिकार दिया गया, मताधिकार का, और प्रोक्लेम्ड ऐसा दावा भी किया गया कि पुरुष जो है पूरे हकदार हैं, केवल उन्हीं को जो है मताधिकार दिया जाएगा. जितनी भी सुविधाएं हैं ऑल द फैसिलिटीज विल बी गिवन टू द मेल पर्सन्स. तो इस तरह से पुरुषों को प्राथमिकता दी गई. इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ कि यूरोप के जो दूसरे हिस्से थे उसमें इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट. अभी तक कहीं भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं हुई थी. मतलब जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया या ऑस्ट्रो हंगेरियन देश थे, इस तरह की कोई भी नेशन स्टेट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं था. Men and women of the middle classes combined their demands. अब जब कहीं पे इन राष्ट्र राज्यों का कोई उदय ही नहीं था, कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं था, कहीं पे कोई पहचान नहीं थी, ऐसे में क्या हुआ, आदमी और औरतें जो कि मध्यम वर्ग के थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपनी जो मांगे थी उनको एकत्र किया. मतलब एक साथ लाने का जो ऐसा नहीं था कि एक बार आदमी अपनी मांगों को रखे, एक बार औरतें अपनी मांगों को रखे. दोनों ने एक सहमत होकर के एक रूल्स का तैयार किया कि हम जो इस तरह से क्या करेंगे कि आदमी और औरतें मिलकर के उन्होंने एक चार्ट तैयार किया और उसको जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है एकत्र करने का, एक संवैधानिक रूप देने का, इन नियमों को, इन रूल्स को, यानी या कह लीजिए आदमी और औरतों की जो मांग थी उनको एक संवैधानिक रूप देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया. राष्ट्र के एकीकरण की मांग को आगे बढ़ाया गया और इसका फायदा हुआ कि लोगों ने उस मांग को आगे बढ़ाते हुए एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया. और इस मांग को आगे कैसे बढ़ाया? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर, यानी राष्ट्र राज्य तो बनेगा, कैसे बनेगा? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर, यानी कुछ उसके संवैधानिक सिद्धांत होंगे. अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक संविधान होगा. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी मीडिया को
छूट दी जाएगी, उसमें उनको कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो संगठन बनेंगे उनके नियमों में भी कुछ जो है नॉर्मेलिटी रखी जाएगी, उनको कुछ छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया इन द जर्मन रीजन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। जर्मनी के राज्यों में, क्षेत्रों में जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, बहुत बड़ी मात्रा में जो है राजनीतिक संगठन बन गए थे, पार्टियां बन गई थी, हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल। लेकिन पार्टियों में कैसे लोग शामिल थे? मध्यम वर्गीय लोग थे। और मध्यम वर्गीय लोग में कैसे थे? प्रोफेशनल्स लोग थे, यानी पेशेवर लोग थे, जो शिक्षक थे, वकील थे, बिजनेसमैन थे, यानी व्यापार करते थे, इससे संबंधित लोग थे। और कुछ ऐसे परिवार से लोग थे, यानी कुछ ऐसे संगठन में लोग थे जो कि प्रॉस्पेरस थे, यानी बहुत ही पूंजीपति लोग थे, जिनके पास पैसा था, जो कि राजनीतिक पार्टियों की यानी राजनीतिक दलों को बढ़ाने के लिए उसमें पैसा लगाने को तैयार थे। एंड केम टुगेदर इन सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ये सभी लोग यानी बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स लोग और जितने भी राजनीतिक संगठन थे, सब लोग इकट्ठा हुए। और इकट्ठा कहाँ पे हुए? फ्रैंकफर्ट पर। फ्रैंकफर्ट पर इकट्ठा हो गए, किस लिए? एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और सबने ये तय किया कि हम सभी लोग जो है वोट करेंगे। और ये वोट किसके लिए होगा? जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, यानी जर्मन लोगों के लिए भी एक राष्ट्रीय स्तर पर सभा का आयोजन किया गया। मतलब एक ऐसा इमारत तैयार की जाएगी जिसके अंदर बैठ करके लोग जो है सारे नियमों को एक साथ जो है उसकी चर्चा कर सकें, उसको लागू किया जा सके और अपने देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से अगर इस तरह से लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। पिछले जितने भी विद्रोह भी हुए थे, उन विद्रोहों को थोड़ा धीमी गति देते हुए लोगों ने इन फायदों को उठाने का जो है आगे ले चलने का प्रयास किया कि अभी तक जब नेशन स्टेट नहीं है, कि राष्ट्र राज्य नहीं है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया जाए, जिसमें एक तरह के लोग रह सके, एक तरह के नियम बन सके, एक तरह के कानून बन सके और लोग जो है एक स्वतंत्र रूप से उस देश में रह सके, अपने विचारों को प्रकट कर सके। एंड दिस वाज होल ऑफ द सम पार्ट ऑफ दिस 1848, जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया है। और आगे चलते हुए हम और चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। तो अब हम इन सारी समस्याओं से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मोनार्क्स। 18 मई 18 में 1848 को जो 1831 जो निर्वाचित सदस्य थे, जिनको लोगों ने चुना था, मार्ड, वो आगे बढ़े, कूच किया उन्होंने इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, यानी एक सजे धजे जो फेस्टिव सजे धजे जो जुलूस था उसको आगे बढ़ाया गया टू टेक देयर प्लेसेस, ताकि लोग अपने अपने स्थान को ले सके। कहाँ पर? इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। कहाँ जाना था लोगों को? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। कन्वेंट जो कि सेंट पॉल चर्च में था, उसके ही कोर्ट यार्ड में था, उसके ही प्रांगण में था। तो और फिर क्या किया गया? दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार की। किस लिए? टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, ताकि इसकी अध्यक्षता की जा सके। किस लिए? जो संसद है उनके विषयों को ध्यान में रखते हुए सारे नियमों को बनाया जाए। और फिर when the deputies offered the crown on these terms, और इन नवनिर्वाचित जो सदस्य थे और जो इसमें लोग शामिल थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जब इन शर्तों पर इन संविधान को बनाने की जो शर्त थी उसको मान लिया, तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को जो है वो क्या किया जाना था? ताज पहनाया जाना था, उनकी ताजपोशी की जानी थी। किंग ऑफ पर्शिया, जो कि पर्शिया के राजा थे, एंड ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने उसको जो है मना कर दिया ताज पहनने के लिए। और क्या किया? ज्वाइंड अदर मोनार्कीज, दूसरे लोगों के दलों के साथ शामिल हो गए। किस लिए? टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, यानी ये जो सभा आयोजित की गई है निर्वाचित सदस्यों की, उसका विरोध करने के लिए। नाउ वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम, अब जबकि विरोध हुआ
विरोध किस लिए, जो कुलीन वर्ग था और जो सेना थी, ये इसका पोषण किया, बिकेम वेरी स्ट्रॉन्गर। इसका जो विरोध था वो बढ़ता चला गया। किसके आधार पर, सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो संविधान के जो सामाजिक जो आधार था समाज, उसके नियमों के तहत उसमें जो है पार्लियामेंट को जो है एरोडेट कर दिया गया, यानी बाधित कर दिया गया, मना कर दिया गया। इस ऐसी संसद हम नहीं बनाएंगे। तो इन सब का विरोध करने के लिए ही जो इसमें जो कौन लोग शामिल थे, कुलीन वर्ग भी शामिल था और साथ में मिलिट्री भी थी, मतलब सेना के लोग भी इसमें शामिल थे। इस तरह से जो है ये सारी गतिविधियां पूरी चलती रही, जिसको कि हम कहते हैं, हमने कहा 1848 का ये वही समय था जिसमें जो है उदारवादी लोगों ने इन सारी क्रांतियों को जन्म दिया। तो जैसा कि हमने देखा कि कुलीन वर्ग और सेना का जो विरोध था वो बढ़ता चला गया, जिससे जो संसद की जो प्रक्रिया थी, जिसका आधार समाज था, वो कमजोर पड़ गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। अब जैसा कि संसद में वर्चस्व किसका हो गया, कौन से लोग ज्यादा हो गए, मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा बढ़ गए। हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। जिसमें क्या किया इन्होंने कि जो वर्कर्स थे, मजदूर थे और जो कलाकार थे, उनकी जो मांगे थी उनका विरोध किया इन्होंने। जब इन लोगों ने इनका विरोध किया तो धीरे धीरे इनसे जो सहयोग मिलने वाला था, जो कुलीन व जो लेबर्स थे, जो मजदूर थे और जो कलाकार थे, उनसे जो सहयोग मिलना था, जो भी सपोर्ट मिलना था, वो कमजोर पड़ गया। लास्ट में क्या हुआ, ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वाज फोर्स्ड इन डिसबैंड। अब बाद में इसके बाद क्या हुआ, सेना को बुलाया गया और सेना को बुलाए जाने के बाद में क्या हुआ, असेंबली जो थी वो भंग हो गई, वो मजबूरी बस इसको जो है भंग करना पड़ा। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। अब जब सेना को बुला लिया गया, मजबूरन जो है सभा को जो है भंग करना पड़ा, तो जो मेन मुद्दा था वो क्या था कि जो पॉलिटिकल राइट्स है, राजनीतिक जो अधिकार हैं वुमेन्स को लेकर के, वाज कंट्रोवर्शियल विद इन द लिबरल मूवमेंट। जो उदारवादी आंदोलन था उसके अंदर ये एक चर्चा का विषय था। इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड, जिसमें बड़ी संख्या में औरतों ने हिस्सा लिया, उसमें अपनी भागीदारी को जो है निश्चित किया। एंड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, मतलब जैसे जैसे आगे आगे साल बढ़ते चले गए, औरतों की भागीदारिता बढ़ती चली गई संगठनों में, आंदोलनों में, या जितने भी सामाजिक विरोध होते थे या जितने भी सामाजिक क्रियाएं होती थी, गतिविधियां होती थी, उसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। जब सारे लोगों ने औरतों को दरकिनार करना शुरू किया, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द वुमेन, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द राइट्स ऑफ द वुमेन, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वुमेन इन एनी एरिया, सो दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। औरतों ने अपनी खुद की जो राजनीतिक संगठन थी उनको बनाना शुरू किया, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, अखबारों को चलाना शुरू कर दिया, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अब औरतों ने क्या किया कि जितनी भी राजनीतिक सभाएं होती थी उसमें भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशंस करने शुरू किए, यानी प्रदर्शन को करना शुरू कर दिया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स, मतलब इतनी सारी भागीदारिता के बावजूद जो है औरतों को अधिकारों से वंचित रखा गया। सफरेज ऑफ राइट्स, वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया, वोट देने से मना कर दिया गया। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, जब असेंबली के चुनाव हुए तो उसमें भी औरतों को अधिकार दिया गया। जैसा कि आपने इस पिक्चर्स में भी देखा होगा, बुक में एक पिक्चर दी हुई है जिसमें फ्रैंकफर्ट असेंबली की पिक्चर दिया गया है, चित्र दिया गया है, जिसमें जो ऑडियंस थी वो क्या थी, खड़ी थी, लेकिन उसमें भी औरतों को परमिशन दी गई अंदर आने के लिए। एक ही शर्त थी कि वो एक जो है पीछे जाकर के खड़े रहेंगी, किसी भी चीज में उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, किसी भी चीज में उनकी कोई भागीदारिता नहीं होगी, किसी भी चीज में उनसे राय नहीं ली जाएगी। Came to know
that women were given the permission to enter in the St. Paul Church as a observers, यानी एक जो है दर्शक की तरह उन्हें खड़े रहने की आज्ञा मिली, तभी उनको जो है सेंट पॉल चर्च में प्रवेश करने की अनुमति मिली। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस, जबकि जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो जो लिबरल्स के मूवमेंट से, उदारवादी जो आंदोलन थे, उनको दबाने में कामयाब रही 1848 में, बट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। लेकिन जो पुराने आदेश थे, जो पुरानी रूल चले आ रहे थे, शासन प्रणाली चली आ रही थी, उसको संभाल के रखने में नाकाम रहे। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज, अब जो राजतंत्र था, जो राजशाही लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने इस चीज को महसूस करना शुरू किया दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल, कि ये जो क्रांति की और फिर उसको दबाने की जो प्रक्रिया है जो चलती जा रही है, वो कब खत्म हो सकती है? वो तभी खत्म हो सकती है जबकि उदारवादी लोगों को उसमें कुछ कंसेशन दिया जाए, कुछ छूट दी जाए। नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, यानी जो नेशनल लेवल पे जो उदारवादी और राष्ट्रीय स्तर पे क्रांतिकारी थे, उनको जब कुछ फ्रीडम दी जाएगी, कुछ छूट दी जाएंगी, कुछ रियायतें दी जाएंगी, तभी जो है क्या हो सकता है, ये जो क्रांति है और ये जो लोगों को दबाने का दौर है वो खत्म होगा। हेंस, तो इसलिए क्या हुआ था, ईयर्स आफ्टर 1848 के बाद जो समय आया, जो दौर आया, जो साल आए, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस, यानी अब मध्य यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लाया गया। नाउ द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी हैड टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815, अब वो बदलाव जो कि पहले ही क्या किए गए थे, जगह बना चुके थे अपनी, किसमें? वेस्टर्न यूरोप में, यानी यूरोप के पश्चिमी भाग में 1815 के पहले। तो इस तरह से क्या हुआ, जो सर्फडम यानी जो गुलामी की प्रक्रिया थी, जो गुलामी की प्रक्रिया थी, और बॉन्डेड लेबर था, जो बंधुआ मजदूर की प्रक्रिया चली थी, जो गतिविधियां चलती थी, वर एबॉलिश्ड, उसको खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड रशिया, यानी हैब्सबर्ग में और रशिया के काबिज क्षेत्रों में, जहाँ पे रशिया और हैब्सबर्ग का शासन चलता था, ऐसे क्षेत्रों में भी जो गुलामी की दास्तान थी और जो साथ में बॉन्डेड लेबर यानी जो बंधुआ मजदूरी चलती थी, वो एकदम से खत्म कर दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, अब द हैब्सबर्ग के जो शासक थे उन्होंने हंगेरियंस को और ज्यादा पावर दे दी, दे गेव मोर पावर इन 1867 में, उनको ज्यादा पावर दे करके वहां पर इस चीज की प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया। अप टू हियर नाउ द टॉपिक विच वी हैव रेड, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 48, यानी ये जो समय था 1830 से लेके 48 तक का, जिसमें क्रांतियां ही क्रांतियां हुई, उसके बारे में हमने पढ़ा। This is the end of the topic 3. Now we will continue in the next video. I hope you will like the video and you will not be forget to hit the button of like and subscribe. Thank you.